नमस्कार, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। बात बजट की चल रही है। पूरे देश में इस समय मोदी सरकार के बजट की बातचीत चल रही है। कहीं विपक्ष का हंगामा है तो लोगों में असमंजस की स्थिति है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट बीते मंगलवार को पेश किया। इस बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को सौगात दी गई, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इसके विरोध में धरना प्रदर्शन करने के साथ ही बजट को भी पक्षपातपूर्ण और कुर्सी बचाने वाला बजट करार दिया है। पूर्ण बजट 2024 में अन्य राज्यों की अनदेखी को लेकर इंडी गठबंधन ने सरकार के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। संसद परिसर में बुधवार को इंडी गठबंधन के नेताओं ने बजट में भेदभाव किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष का सवाल यह है कि विपक्ष शासित राज्यों के लिए आखिर बजट में क्या दिया, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी को आखिर क्या मिला। इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों ये असमंजस की स्थिति है, क्यों विपक्ष जो है वो लगातार ये कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए पेश किया गया एक बजट है। चर्चा में हमारे साथ आज खास मेहमान होंगे, उनसे हम बात करेंगे, रूबरू होंगे। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान हैं उनका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अमरदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज की चर्चा जो है बेहद खास है, इसलिए क्योंकि बजट को लेके घमासान मचा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 राज्य जो हैं उनको सेट किया गया है, यानी कि उनको उनकी वफादारी का इनाम दिया गया है, और बाकी जितने राज्य हैं उनके साथ कहीं ना कहीं बजट को लेकर बेवफाई की गई है। अमरदीप जी, जो बजट आया, सबसे पहले आप ही के पास चलते हैं। अमरदीप जी, बजट जो आया उसको लेकर विपक्ष जो हंगामा खड़ा कर रहा है उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्योंकि आपकी पार्टी तो, आपकी सरकार तो जो वो तो कह रही है कि बजट बहुत बढ़िया है, सभी को हमने दिया है, दिल खोल के दिया है, और खासतौर से युवा वर्ग को। अनुराग जी, इस बार अगर आप देखेंगे 48,20,000 करोड़ का भारी भरकम बजट देश के गांव, गरीब, युवा, नौजवान और महिलाओं के लिए, और अगर आप देखेंगे एम्प्लॉयर के लिए, सभी के लिए, किसानों के लिए, सबके कल्याणकारी के लिए है, सबके हित के लिए है। यह बजट अगर आप देखेंगे, इस बजट में जो है 48,20,000 करोड़ के बजट से ही 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगा, और इसी बजट के आधार पर 4.1 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। इसी बजट के आधार पर अगर आप देखेंगे तो देश के 1.24 करोड़ लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलने जा रही है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस बजट के माध्यम से मिलेगी। और यह बजट, अगर जो विपक्ष, आज अगर आप देखेंगे विपक्ष क्या रहा, उत्तर प्रदेश को क्या मिला, तो मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश को 2,43,000 करोड़ मिले। 18 से 20% की भागीदारी जो है इस बजट में उत्तर प्रदेश को मिली है। और अगर आप बात करेंगे बिहार की, बिहार देश का बहुत पिछड़ा राज्य है, जो आज विपक्ष के गोद में बैठे हुए हैं, लालू यादव और उनके बच्चे बैठे हुए हैं, वही बिहार को जो है बर्बादी के रास्ते पर लेकर गए थे। बिहार में जंगल राज स्थापित किया था। आज बिहार पिछड़ा है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य बनता है, भारत सरकार का कर्तव्य बनता है कि बिहार को पिछड़े से अगड़ा लेकर आने के लिए इसी दिशा में जो है आज एक बजट पेश किया गया। आंध्रा को मिला। आंध्रा जो है, जब बंटवारे के बाद में वहां के लोगों को सम्मान नहीं मिल पाया था। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में आज निर्णय लिया, उनको 15,000 करोड़ मिला है। तो हर दिशा में सबको खुशहाल करने के लिए, किसानों को खुशहाल करने के लिए, नौजवानों को खुशहाल करने के लिए, सबको महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, सब दिशा में कार्य किया हम लोगों ने। जी ठीक है, चलते हैं राज शर्मा जी के पास। राज शर्मा जी, आपने सुना अमरदीप जी उपलब्धियां गिना रहे हैं बजट को लेके, हमने ये दिया, हमने वो दिया, और उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात की, लोगों को सम्मान नहीं मिलता था, 15,000 करोड़ हमने दिए, सम्मान मिला है। उत्तर प्रदेश की बात इन्होंने कर दी, सारी चीज़ें इन्होंने बता दी हैं, क्या हमने किया और क्या हमने कुछ बजट में दिया। फिर सर ये हंगामा क्यों विपक्ष की तरफ से? अनुराग भाई जी, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है बजट का।
मैं इसमें बिल्कुल आराम से बात कहना चाहता हूँ। मेरे 2-3 मुद्दे हैं, जी। सारी बातें बाद में होंगी। मुझे अनुराग भाई पहले तो इस बात का जवाब दे दें कि 80 लगभग 80 मिनट का आदरणीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी भाषण देती हैं, उसमें 3 चीज, उत्तर प्रदेश का नाम एक बार नहीं आता, अयोध्या का नाम नहीं आता, पुरुषोत्तम राम जी का नहीं आता। आखिर ऐसी क्या बात थी, इन्हें ऐसी क्या एलर्जी हो गई जो कि वित्त मंत्री के मुंह से एक बार जब नाम नहीं निकला, जबकि ये राम के सहारे ही आए थे सत्ता में। ये तो बजट में राम कहां से आ गए राज जी? नहीं कहना चाहिए, अयोध्या के लिए क्यों नहीं देना? पुरुषोत्तम राम तो अरे मैं कहता हूं जाइए, जय सीताराम, सुबह उठते हैं हम अपने बच्चे से कहते हैं राम राम बेटा, बीवी से कहते हैं राम राम। अब लोग कहें सुबह तो गुड मॉर्निंग क्यों नहीं कहते? एक आदमी का रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट होता है। जब आप जोर से कहते हो जय श्री राम, बूढ़े बूढ़े कहते हैं आरएसएस की, मैं कहता हूं फेफड़े ना टूट जाए, थोड़ा आराम से बोल दो। जैसे मैं आपसे कहूं जय श्री राम भाई, बड़ा अच्छा लगता है, जय श्री राम मतलब क्या हुआ? तो ठीक इसीलिए मेरी आपत्ति है। और अब आ जाए, चलो ये तो जवाब देंगे। अब मैं बजट पे पूछ लेता हूं कि बजट में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्या किया, बुजुर्गों के लिए किया। ये 5 चीजों के लिए क्या किया, क्योंकि ये पार्टी के प्रमुख है, इन्हें ही बताना है। मैं तो समझता हूं कुछ नहीं किया, सिर्फ एक गैजेट बना लिया इन्होंने अपनी सत्ता को बचाने की। आप देखिए, इस बात को मान लीजिएगा, पूरे हिंदुस्तान में जो उत्तर प्रदेश का अस्तित्व है वो एक अलग ही रखता है। सारे प्रदेशों का अपना अपना अस्तित्व है, लेकिन आप किसी की उत्तर प्रदेश की तुलना किसी दूसरे प्रदेश से करोगे तो शायद ये नाइंसाफी होगी। नहीं, सही बात है। सत्ता का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से ही तो होके गुजरता है। सभी लोग कहते हैं ये बात जी। मेरी पार्टी कहती है, बीजेपी भी कहती है। फिर आखिर ये क्या है? और मेरा मानना है कि आज सबसे ज्यादा टाइम इन्हीं को देना चाहिए, लेकिन बस एक शर्त है, ये मुझे घिसा पिटा या पुराना रिकॉर्डर मैं नहीं सुन पाऊंगा। क्या आप वही कहें 1900 हुआ था? और एक और बात प्रभु, आज के बजट के लिए कहीं राहुल गांधी जी को मत दिखा देना। हालांकि राहुल गांधी जी से प्रेरित तो हुए हो, मैं इसका आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने राहुल गांधी जी से प्रेरित होकर कुछ बजट में लाए, ये अच्छी बात है। क्योंकि मेरा मानना है चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों का मेन उद्देश्य जनता के भले के लिए होना चाहिए। और जनता मतलब नागरिक, प्रजा नहीं। तो मैं सोचता हूं आज त्रिपाठी जी आप इस मेरी बातों का जवाब दे दे, मैं भी खुश हो जाऊं, क्योंकि आप इतने प्यारे हैं, अच्छे हैं। और मुझे बस फिर मेरी एक बात है, हाथ जोड़ लिए, न दाएं ना बाएं, बस दाएं बाएं मत जाइएगा। आपको दे दिया। ठीक है विजय दुबे जी, अमरदीप जी आपके पास आएंगे। विजय जी हमारे साथ है। विजय दुबे जी, इस बजट को आप किस नजरिए से देखते हैं? अगर मैं कहूं कि जो इस समय सियासत में घमासान मचा है उसको देखते हुए, क्या ये बजट सच में पूर्ण बजट है? एक तरह से पहला जो पूर्ण बजट कहा जाता है नई सरकार का, तीसरी बार जो कार्यकाल है, आपको लगता है कि ये पूर्ण बजट है और बहुत सारी अच्छी योजनाओं के साथ, खासतौर से युवा वर्ग के लिए बहुत उम्मीदों भरा बजट है ये? देखिए अनुराग जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बजट घोषणाओं में युवाओं को निश्चित तौर पे मैं कहूँ कि आगे रखा गया है या उनके लिए कुछ सोचा गया है, तो कोई दो राय नहीं होगी। इसका कारण यह है कि इसके पहले की जो सरकारें, या अभी तो खैर बीते पिछले 10 साल से जो है मोदी सरकार ही है, लेकिन इसके पहले मतलब इस 7वें बजट प्रस्तुत करने के पहले निर्मला सीतारमण के बजट में कभी युवाओं के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि भाई अगर मान लीजिए कोई युवा जो है उसको हम इंटर्नशिप भी कराएंगे। इसके पहले तो स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती थी, साहब स्किल दे देंगे, लेकिन ये एक इनिशिएटिव ही है। ये लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव तो मैं नहीं कह सकता इसको, लेकिन एक प्रोत्साहन के लिए बेहतर है कि आप किसी को अगर रोजगार सीधा सीधा नहीं दे पा रहे हैं तो उसको इस लायक बना दीजिए कि वो रोजगार अपना हासिल कर सके। इंटर्नशिप अगर मान लीजिए जिन 500 कंपनियों की बात की जा रही है या 1 करोड़ युवाओं की बात की जा रही है, तो अगर उनको इंटर्नशिप भी मल्टीनेशनल कंपनियां या जो भी ऐसी कंपनियां हैं जो किसी खास फील्ड में काम कर रही हैं, अगर उस फील्ड के लोगों को इंटर्नशिप देती है और उस इंटर्नशिप के पीरियड में अगर कोई सरकार उनको
किसी प्रकार का कोई स्टाइपेंड दे रही है, किसी प्रकार की कोई उसके पीछे कुछ सोच है उसकी, तो ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि होता यह है कि कॉलेजिंग करने के बाद में कुछ समय तक या किसी प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद भी इवन कुछ समय तक के लिए आपको एक स्ट्रगल पीरियड होता है जब तक कि आपको नौकरी नहीं मिल जाती है। और अगर पहले वो जो सर्च है, एक तो अपॉर्चुनिटी कम है तो भाई स्ट्रगल ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो उसमें भी अगर कोई सरकार इनिशिएटिव लेती है, कहती है कि साहब कि ठीक है हम आपको जो है इसके लिए इनिशिएट कर रहे हैं और आप इसको करिए, तो एक कम से कम प्रोफेशनल जो रिक्वायरमेंट होती है कि जो प्लेन स्लेट होती है आमतौर पे किसी भी कोर्स को या किसी प्रोफेशनल टेन्योर डिग्री को लेने के बाद में, कि हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर खासतौर पे जो है वो ये पूछता है कि भाई आपके पास में क्या अनुभव है इस क्षेत्र का काम करने के लिए, तो वो थोड़ा सा एक लुक्रेशन निश्चित तौर पे होगा। और इस देश में या इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर लोगों को इस एक्सपीरियंस का कुछ लाभ मिलता है या इस इंटर्नशिप के भरोसे पे या बेस पे नौकरी लगती है तो अच्छा होगा। हाँ, एक चीज जरूर इसमें है कि भाई अगर आप इंटर्नशिप दे रहे हैं तो रोजगार देने में क्या दिक्कत है, क्या रोजगार संभव नहीं है दे पाना हमारे ही देश सर? बात यही है विजय दुबे जी, बात यही है सर। विपक्ष जो कहता आ रहा है अपने मैनिफेस्टो में, कांग्रेस भी कह रही है 30 लाख सरकारी नौकरियां पड़ी हुई हैं, उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा है, लेकिन हम प्राइवेट कंपनियों में, प्राइवेट फर्मों में 500 कंपनियों में हम उनको इंटर्नशिप कराएंगे, इतने स्कीम लेकर आएंगे। रोजगार की बात हो रही है लेकिन हमने स्कीम दे दी है। देखिए असल में क्या है अनुराग जी, ये देश असल में बहुत मतलब बड़ी आबादी का देश है। अगर विश्व में दूसरे नंबर पर भी हैं हम, तो 140 करोड़ में से जो युवाओं की परसेंटेज है वो ठीक ठाक है। और अगर आप ग्रामीण शहरी क्षेत्र के युवाओं को जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उनको एक अकोमोडेट तो करना ही होगा। सरकारी नौकरियों की बात, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार का है वही सबसे बड़ा होता है और सरकार ही सब चीजों पे इनिशिएटिव लेती है, टैक्स लेती है, अपॉर्चुनिटी देती है, और सरकारी नौकरियों का जो भार वहन करने का जो क्षमता है वो सरकार के पास ही है। तो सरकार को इस दिशा में निश्चित तौर पर प्रयास करने चाहिए या सोचना चाहिए। कारण यह है कि अगर आप रोजगार नहीं देंगे तो उन परिवारों को कैसे आप स्थायित्व देंगे जो कि उन बच्चों के या उन युवाओं के पीछे अपनी पूरी क्षमता लगा के उनको एक प्रोफेशनल के रूप में खड़ा करता है। तो ये सरकार के सोचने का बड़ा विषय है और निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए भी एक लक्ष्य होना चाहिए। कारण ये है कि एक बड़ा डेंट जो है वो इस कारण से भी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिला है। ठीक है सर। अमरदीप जी, बहुत सारे सवाल हैं, मैं एक एक करके आपसे सवाल पूछूंगा, मुझे बताइएगा। आप मंद मंद मुस्कुराहट आपकी बड़ी अच्छी है, मुस्कुराते बहुत अच्छे हैं सर। लेकिन सबसे सीधा ज्वलन सवाल, रोजगार की बात हो रही थी, आप एक नई स्कीम ले आए। दूसरी तरफ जब बात हो रही है कि चलिए हम स्किल डेवलपमेंट करके उनको हम एक तरह से इंटर्नशिप देंगे, जैसा विजय जी ने कहा कि उनको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं, यथार्थ के धरातल पर कौशल विकास योजना जो आपकी चल रही है, यहाँ पर लोगों को उनको एक कौशल के हिसाब से उनको अलग अलग ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन जब बात रोजगार की आती है, रोजगार मेले लगाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो कंपनियाँ आती है ना, वहाँ पे मज़े की बात यह है कि आपने जो ट्रेनिंग कंप्लीट की है उस ट्रेनिंग से संबंधित वहाँ पर नौकरियाँ देने वाली कंपनियाँ नहीं आती। वहाँ पर आती कौन है? मार्केटिंग फील्ड को लेके। वहाँ पर कौन आती है? आपका डेटा एंट्री को लेके। पता चलता है मैंने ट्रेनिंग करी है किसी और चीज़ की और मुझे वहाँ जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है 10, 12, 15 कंपनियों की, तो वो सीधे कह रहे हैं मार्केटिंग फील्ड ज्वाइन कर लीजिए। और मज़े की बात ये, सैलरी भी 8 से 9 हज़ार से शुरुआत करके 15,000, 20,000 ये दिखाया जाता है, लेकिन वो होता कुछ और है। ये सच बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि हम लोग रहते हैं फील्ड में तो हम लोग को पता रहता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं। पहली बात तो ये कि ये कैसा कौशल विकास है, किस तरीके की आप ट्रेनिंग देंगे और किस तरीके की नौकरी देंगे। दूसरी बात, अगर आप इस तरह की ट्रेनिंग की स्कीम लेकर आएंगे तो किस बात की गारंटी क्या है कि वो इंटर्नशिप करने के बाद जो आप भत्ता देंगे 5,000, 6,000 का भत्ता देंगे, उसके बाद उसकी नौकरी लगनी ही तय है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी ही है। अनुराग जी, जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप करवाने के लिए, जो टॉप 500 कंपनी है देश के अंदर, वो इंडियन मल्टीनेशनल भी हो सकती है, मल्टीनेशनल भी हो सकती है, जो 1 करोड़ लोग
डायरेक्ट रूप से इंटेंसिव करेंगे और 5,000 जो है प्रतिमाह भत्ता जो है सरकार उनको देने का कार्य करेगी। निश्चित रूप से उन युवाओं को इंटेंसिव करने के बाद में हो सकता है उसी कंपनी में या किसी न किसी कंपनी में डायरेक्ट रूप से नौकरी जरूर मिलेगी, क्योंकि एक साल जब इंटेंसिव कर लेता है कोई भी जो है, जब पढ़ाई करने के बाद जाता है किसी कंपनी में, तो निश्चित रूप से उसको नौकरी मिलती है। और इसके बाद जो भारत सरकार ने रक्षा बजट पेश किया है, बहुत सारे बजट के माध्यम से अगर आप देखेंगे 4.1 करोड़ लोगों के रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। और इसके बाद अगर आप देखेंगे शिक्षा पर, जैसे कांग्रेस प्रवक्ता आर.डी. शर्मा जी कह रहे थे, शिक्षा को लेकर 1,25,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिससे देश में शिक्षा का उत्थान हो सके। तो इसी दिशा में, और दूसरी बात ये कह रहे थे, अभी आप पहले कभी भी कांग्रेस की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, कभी भी नहीं देखा होगा आप लोगों ने। इस बार सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था की है, जो गरीब मजदूर तबके के लोग हैं, जो अन्य प्रदेशों में जाते हैं, जो कि कोई न छोटे मोटे कारीगर हैं, उनके रहने की व्यवस्था, एक जो है डॉर्मेट्री टाइप की व्यवस्था की जा रही है, ताकि उनको किराए पर भार ना आए। इस प्रकार की सोच अगर देश की सरकार लेकर चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस प्रकार की योजनाएं भारत सरकार लेकर चल रही है और इस बजट में पेश किया गया। कृषि क्षेत्र की अगर बात करें, बिल्कुल सही अमरदीप जी, बिल्कुल सही आपने बात की। सरकार की मंशा है, लेकिन सरकार के नीचे जो अधिकारी बैठे हैं, जो प्रशासनिक अमले के लोग बैठे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि सरकार की मंशा, सरकार जो सोच रही है उसका क्रियान्वयन कराया जाए, लेकिन वहां तो आपकी चलती नहीं है। आप ही की पार्टी के संजय निषाद जो है वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में कि हमारी अधिकारी सुनते ही नहीं है, हमारी कुछ वैल्यू ही नहीं है। दूसरी तरफ आपके जो आनंदीबेन पटेल जो है गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की, वो एक कार्यक्रम में जाती हैं वहाँ पर वृक्षारोपण के लिए, वहाँ व्यवस्था भी ऐसी ऊटपटांग होती है कि उनका खुद का मूड जो है वो ऑफ हो जाता है। वो खुद कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था करनी थी तो इससे अच्छा था मैं यहाँ पे क्यों आई। अब आप ये बताइए, आपका कंट्रोल, आप सही कह रहे हैं सरकार सोच रही है, लेकिन आप अधिकारियों पर, जो लोग हैं जो कुर्सियों पे विराजमान हैं इतने वर्षों से, उन पर आपका क्या कंट्रोल है? देखिए, निश्चित रूप से अगर, या कई बार देखने को उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है, अगर कोई भी सरकारी महकमे का कोई भी अधिकारी अगर कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको संज्ञान में लेकर उत्तर प्रदेश सरकार निश्चित रूप से, योगी जी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी अधिकारी और कर्मचारी उत्तर प्रदेश में किसी भी विभाग का हो, अगर संज्ञान में ये बात आती है कि कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। और एक शर्मा जी की बात का मैं और एक जवाब देना चाहता हूं, जो कह रहे थे बुजुर्गों के लिए। अभी आप देखेंगे कैंसर पीड़ित को लिए इस बजट में जो है 3 दवाएं, और जो महंगी दवाएं होती थी उनको फ्री इलाज करने के लिए, कैंसर पीड़ितों के लिए इसको फ्री किया जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें, पहले आप देखेंगे कांग्रेस की सरकार में 2 लाख रुपए तक टैक्स मिलता था फ्री से, 7 लाख हो गया। मैं कह इसको बढ़ाकर 7 लाख, त्रिपाठी जी इसको अपनी बात बढ़ाकर 7। जी बिल्कुल बताएंगे शर्मा जी प्लीज अपनी बताओ बात। आज जो है इसको 7 लाख कर दिया है कि जो मध्य परिवार के जो लोग हैं, जो सैलरीड एम्प्लॉयड है, जो एम्प्लॉय है, उनको काफी इसमें जो है फायदा मिल रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, यहीं पर उत्तर प्रदेश की सरकार जब रही, ये भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके लिए कार्य कर रही है, कोई पक्षपात नहीं कर रही है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो अपने बजट में एक खास प्रावधान लेके आई थी कि 10वीं पास जो कन्याएं होंगी मुस्लिम समाज के, उनके विवाह में 30,000 देने का प्रावधान रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हमारी सरकार में इस प्रकार का ऐसा कोई प्रावधान किसी व्यक्तिगत समाज के लिए नहीं है। हमारा जो प्रावधान है, हमारा जो बजट है, वो सबके लिए है, सबके कल्याण के लिए है। ठीक है सर, सबके कल्याण के लिए है। अब आप सुनिए, आपके जो बजट पेश हुआ है, LTCG बढ़ने से बीजेपी को पता है नुकसान कितना बड़ा होने वाला है? आपको नहीं पता, बता देता हूं। LTCG जो है 10 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले हुए, जो आंकड़े कह रहे हैं सर। शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले जो लोग हैं, करीब 90% लोग बीजेपी के हार्ड कोर वोटर हैं, 90% लोग। और जब आप ये कर रहे हैं सर, तो आपको पता है कि अब शेयर खरीदने और बेचने वालों की आमदनी कम हो जाएगी। और इसका सीधा रिएक्शन आपने देखा ही होगा, जब बजट आप पेश कर रहे थे, शेयर मार्केट का क्या हाल था।
अगर यही होगा तो जो आपके 90% कोर वोटर है बीजेपी का, वो कहाँ जाएगा? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच्चाई है। दूसरा, घर बेचने का फायदा अब लोगों को नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें भी आपने यही चीज़ कर रखी है। प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसमें आपने इंडेक्सेशन बेनिफिट को ख़त्म करने की घोषणा कर दी है, जिसकी वजह से अब लोग घर खरीद और बेच नहीं पाएंगे, यानी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे घरों में। तीसरी चीज़ ये, किसान अन्नदाता, उसके हाथ खाली हैं। अब ये बताइए, अन्नदाता सोच रहा था कि कुछ हमारे लिए किया जाएगा, हमारी जीवन शैली में बदलाव आएगा, कहीं कुछ तो हुआ नहीं। अब ये बीजेपी का कोर वोटर जो आम जनमानस है वो नाराज होगा सर, तो कैसे काम चलेगा? आप कह रहे हैं बीजेपी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके उत्थान और सबके विकास के लिए कार्य कर रही है, किसी पर्टिकुलर समाज के लिए काम नहीं कर रही है। और अगर आप किसानों की बात करेंगे, कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए 1.5 लाख करोड़ आवंटित किया गया है। किसानों के उद्धार की जो है प्राथमिकता हमारी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता रही है कि किसान के लिए, किसानों का उत्थान हो सके। और जो आप बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो इस बार बजट पेश हुआ है, इस बजट से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि ये बहुत मंथन करने के बाद में जो है ये बजट आज कल पेश किया गया है। इस बजट से किसी को नुकसान नहीं होना, सबका देखा गया, सबको जो है। जी ठीक है, राज जी आपके पास आएंगे। अगर सबको फायदा हुआ है, किसानों की बात कर दी, किसानों के लिए हमने 1.52 लाख करोड़ हमने दिए हैं, इन्होंने कहा, और ये नहीं बताया कि 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्मों की पैदावार की बात की जा रही है। इसमें किसानों के लिए कुछ खास नहीं है, इस बारे में बात नहीं करी अमरदीप जी ने। दूसरी बात ये, अगर किसानों के लिए किया गया तो किसान राहुल गांधी से मिलने क्यों गए? किसानों ने क्यों कहा कि हम 15 अगस्त के दिन ट्रैक्टर रैली निकालेंगे? क्यों किसान वहां पर क्रिमिनल बिल की, जो नए क्रिमिनल बिल आया उसकी कॉपियां जलाएंगे? क्यों किसान वहां पर अभी डटा हुआ हरियाणा के बॉर्डर पर? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि अगर किसानों के लिए सब कुछ कर रही है सरकार, तो किसान क्यों है परेशान? देखो अनुराग भाई, अमरदीप भाई भी जानते हैं, क्योंकि ये यहाँ बैठे हैं, और नेचुरली इनका दायित्व तो बनता है कि डिफेंड करें अपनी बात। लेकिन मैं ये बात मान रहा हूं कि इनको भी पता है, ये अंतरात्मा जानती है, ना किसान के लिए कुछ हुआ। देखिए एक और बात, मैं अर्थशास्त्री मैं नहीं, ना ये त्रिपाठी जी। अर्थशास्त्री अलग टाइप पे समझाएगा, मेरे जैसा साधारण आदमी इतना जानता है, मेरे जैसा साधारण किसान ये जानता है, क्या मुझे यूरिया खाद मेरी सस्ती हुई, क्या मेरी ट्यूबवेल की बिजली सस्ती हुई, क्या मुझे ट्रैक्टर में सब्सिडी मिलेगी, क्या मुझे हैरो खरीदने में सब्सिडी मिलेगी। अब आ जाइए, वो जो फसल के लिए बता रहे हैं इतना बजट आवंटित करो, वो मेरे हिसाब से समझता हूं उस फसल का फायदा डायरेक्ट किसान को नहीं होगा। वो हो सकता है इन जैसे त्रिपाठी जैसे बड़े इंडस्ट्रीज लोगों को, जो बीच में आएंगे और कहेंगे ये हम उगाएंगे, ये करेंगे, हम बेचेंगे, तो डायरेक्ट किसान को तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है। और एक और बात, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, आपने वो इंटर्नशिप तो कर दी, और जो कई लाखों वैकेंसियां खाली पड़ी हैं सरकार की सरकारी डिपार्टमेंट में, मैं फिर कह दूं, क्योंकि आप कहोगे सारे लोगों को नहीं दे सकते, मैं भी मानता हूं 100%, 100% सरकारी एम्प्लॉय नहीं दे सकते, मगर मेरा मानना है जो कैलेंडर ईयर में वैकेंसियां एग्जिस्ट करती हैं उसको हर साल फुलफिल करना चाहिए, जिससे बेरोजगारी कम होती है। 3 भाइयों में 1 भाई सरकारी लग जाए, थोड़ा सा बैलेंस बन जाता है। अब क्या है, अब दिक्कत क्या हो रही है, आप अगर देखो तो इसका नुकसान क्या जा रहा है, ये जो प्राइवेट सेक्टर बढ़ने से लोगों ने, मान लो हम जैसों ने 10 लाख रुपए एजुकेशन लोन लेके बच्चे को पढ़ाया, हमारा टारगेट था कि बच्चा जब आएगा 1-1.25 लाख रुपए तनख्वाह पाएगा, क्योंकि इसे हम बड़ा यूनिवर्सिटी से MBA करा रहे हैं, BTech करा रहे हैं। लेकिन जब वो आया तो अनुराग भाई, मैं भी बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, 30 साल का बेटा है मेरा, भतीजे हैं, हम 5 भाइयों में, वो सब समझाते हैं, पापा चाचू अगर ये नौकरी छोड़ दी, जैसे मैं कहता हूं दबाव मत खाना, तो दबाव का समय है, अगर 80,000 वाली छोड़ दी 40 की नहीं मिलेगी। तो ये बच्चों में क्या ला रहा है, डिप्रेशन। और ये बच्चे कौन है, आप जिस विकसित भारत की बात करते हैं, ये विकसित भारत बनाने वाला टूल है। उनके लिए क्या किया आप,
ये बताने का मुद्दा है। छोटे, और मैं बता दूं आपको, मैं सच बोलता हूं, 100% कोई बजट खराब नहीं होता, इस बात को कह सकता हूं, मगर उम्मीद आपसे की जाती है कि कम से कम 80% तो सही होता, अरे 70% तो सही होता। आपने बात किधर की कर दी। और फिर एक और बात, बैलेंस बनाने का, जब आप ही कहते हो कि दिल्ली की सल्तनत का जो दरवाजा है वो उत्तर प्रदेश के यूपी गेट से खुलता है, आपने नाम तक नहीं लिया, क्या दिखाना गए? अरे कब सीटें तो दी थी आपको। नहीं, उसमें अरे तो आप तो राज्य सीटें हराई तो थी। उसमें तो निर्मला सीतारमण जी कह रही थी ना कि सभी राज्यों के नाम लेना जरूरी नहीं है, हो सकता सभी राज्यों के नाम बजट में ना लिए नहीं, जाए, लेकिन कुर्सी अनुराग समान, भाई, लेकिन अनुराग जी, भाई, मैं मानता हूं, लेकिन एक और बात, घर में पूजा हो रही हो और बड़े भाई, घर में बड़े बुजुर्ग, दादा नानी या पिताजी का आप नाम ना लें, तो मैं समझता हूं अच्छा तो नहीं लगेगा। अच्छा, तो यूपी का एक स्थान है, उत्तर प्रदेश का इंडिया में एक स्थान है, इतने तो कई विश्व में देश की जनसंख्या नहीं है जितना बड़ा मेरा महान उत्तर प्रदेश है। जी अमरदीप जी कुछ ये कहना जगह चाह रहे हैं उत्तर जल्दी से, प्रदेश में। फिर हम चलेंगे विजय जी के पास। अनुराग जी, अभी शर्मा जी कह रहे थे उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिया गया। 18% बजट, टोटल बजट का 18% उत्तर प्रदेश को मिलता है, तब इनके पेट में दर्द नहीं हो रहा है। इस बात को उत्तर प्रदेश में नहीं बता पा रहे हैं। टोटल बजट का 18% अगर मिलता है तो नाम लेना क्या, उत्तर प्रदेश का नाम लेना क्या? अरे सारे भाई, आप ये लेने से कुछ नहीं होता है। मुझे और तो ये दूसरी बात बताओ, सुन टमाटर लीजिए, सस्ता हुआ सुन नहीं हुआ, लीजिए, दूध सस्ता मैं हुआ अरे नहीं सुन हुआ, लीजिए भाई शर्मा जी, मक्खन सस्ता हुआ नहीं शर्मा जी हुआ, सुन लीजिए, किताबें सस्ती हुई 200 कि नहीं करोड़ हुई, रुपया यही डीजल आपके सस्ता हुआ सहयोगी कि नहीं उत्तर हुआ, प्रदेश में पेट्रोल सस्ता 200 हुआ कि नहीं करोड़ हुआ, रुपया मुझे कब्रिस्तान तो बाउंड्री ये के लिए बताओ। लेकर आते हैं। यही सुन अरे भाई, लीजिए उत्तर, अरे त्रिपाठी राज्य जी, राज्य शर्मा सुन जी तो लीजिए, कह रहे राज्य सुन तो लीजिए। सुन लीजिए 18% टोटल बजट का उत्तर प्रदेश में को मिलता है, लेकिन जब आपके सहयोगी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी की सरकार थी, वो अपने बजट में क्या करते हैं, 200 करोड़ कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए पैसा आवंटित करते हैं, तो शमशान के लिए 1 रुपया नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, जिसके कंधे पर सवारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में महाराज शर्मा जी, आप कम से कम अपने दूसरे को की देख 2 आंखें लीजिए। फूटी थी, आपकी 1, आप खुश हो? अरे मतलब भारत भगवान, सरकार, अगर आपसे भारतीय एक जनता मिनट की सरकार तो एक मिनट, सबको बराबर अगर से देख आपसे रहा है। भगवान कहे राज शर्मा की आपकी 1 आंख ठोकूंगा और राज शर्मा की दोनों, तो आप कहते हो कि राज शर्मा की दोनों आंखें फोड़ दो, मेरी 1 फोड़ दो। अरे ये कहां महाराज, आप ही तो सवारी कर रहे हैं। अरे समाजवादी पार्टी के कंधे पे सवार तो आप कर रहे हैं। के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग नहीं किया है। नहीं, ठीक, अरे ठीक, ठीक। आप उत्तर प्रदेश में सवारी कर रहे हैं उनकी। अरे सर सवारी तो सभी के एक दूसरे की कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं सवारी तो सभी कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, जो आंध्र प्रदेश और बिहार का नाम लेके जो रेवड़ियां बांटी गई हैं, वो उससे ज़्यादा विपक्ष से कुछ ज़्यादा परेशान है। विजय जी आपके पास चलेंगे, बार बार नाम आ रहा है, उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिया। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, आपको पता होगा कि अमरदीप जी कह रहे हैं कि बजट में हमने दिया है, बजट में क्या दिया है मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि वो जो बजट में जो दिया गया है, बजट में जो प्रावधान किया गया है, हिस्सेदारी जो दी गई है, वो क्या है विजय जी, ये जरा क्लियर कर दीजिए आज। देखिए, स्पेसिफिक डाटा तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें जो कि लग रही हैं सामने सामने कि भाई बड़ी घोषणाएं होती हैं तो वो चीजें सामने बजट में पेश की जाती हैं। बड़ी घोषणाओं में उत्तर प्रदेश का कोई जिक्र नहीं आया, बड़ी घोषणाएं इस प्रकार की नहीं की गई। तो जब आपने कोई घोषणाएं सामने सदन में नहीं की और सदन में उत्तर प्रदेश का कोई जिक्र नहीं हुआ, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये बात उठेगी कि आपने आखिरकार जिस राज्य से आपने प्रधानमंत्री चुना है, जहां से लिया है, अल्टीमेटली क्या है। भाई अब आप ये बात कह रहे हैं कि बोध गया को विकसित करेंगे और वो काशी की जो कॉरिडोर जैसे हमने बनाया था वैसे बोध गया को डेवलप कर देंगे। ये अचानक जो है बोध गया की याद कैसे आ गई बीजेपी को, आप थोड़ा सा गौर करिए। विजय जी बोध गया को अभी किनारे रखते हैं सर, बोध गया के चक्कर में बिहार और आंध्र प्रदेश के चक्कर में तो विपक्ष बेचारा सड़कों पे उतरा हुआ है, गेट के बाहर खड़ा हुआ है। यहाँ बात उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की जो आंकड़े की बात है मैं बता देता हूँ आप सबके सामने कि उत्तर प्रदेश को केंद्रीय बजट में 2.43 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, ये मेंशन है, और जो अंतरिम बजट की तुलना में 7,482 करोड़ रुपए ज़्यादा है। और मज़े की बात यह है कि इस बजट में केंद्रीय करों में राज्यों की जो हिस्सेदारी होती है और ब्याज मुक्त लोन होते हैं
वो इसमें शामिल है। एक्चुअल में बात यह है कि जो जीएसटी और सीजीएसटी जाता, एसजीएसटी जाता है, जो स्टेट का जीएसटी जाता है, जो सबसे पहले वहाँ जमा होता है, उसके बाद वही घूम के राज्यों को मिलता है कि आप 50%, 30%, जो भी उनको परसेंटेज के हिसाब से मिलता है, वो उत्तर प्रदेश को खास तौर से मिला है कि आप उसमें अपने प्रदेश का आप विकास करिए। कोई अलग से प्रावधान मुझे तो नहीं लगता है कि दिया गया। कुछ खास विकास का नाम इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि बजट में केंद्रीय करों में जो हिस्सेदारी राज्यों की होती है और ब्याज मुक्त लोन जो है वो इसमें शामिल है। अब आप बात करिए आगे। देखिए, जो ब्याज मुक्त लोन की बात है, चाहे जो केंद्रीय ये करों में जो डिवीजन या जो स्टेट की रिसीट होती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आपका राइट है, आप और उत्तर प्रदेश मांगेगा और देना पड़ेगा। हर प्रदेश अपने यहाँ से जो उसका शेयर है, वो शेयर उसको जब वो डिमांड करता है, अगर आप लेट करते, देखिए झगड़ा किस बात का होता है स्टेट और केंद्र के बीच में, भाई हमारे स्टेट का जो रेवेन्यू था, जो रिसीट थी, वो भी हमको वापस नहीं किया समय पे, तो झगड़ा इसी बात का आमतौर पे होता है। लेकिन जो डेवलपमेंट की बात है, अगर आप उस प्रदेश में कुछ नई चीजें करना चाहते हैं तो आपको बजट पे स्पेसिफिक घोषणाएं करनी होगी, जैसा कि आपने बिहार के लिए किया। 26 देखिए, बिहार में अगले साल होने वाले हैं चुनाव, और बीजेपी जो है चुनाव के लिए कहते हैं कि हम हमेशा तैयार रहते हैं, तो उन्होंने तैयारी चालू कर दी है बिहार के लिए, नंबर 1। दूसरी बात है कि उनको इस बात का डर है कि भाई नीतीश बाबू कब पलटी मार जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जो है अगर पैसा नहीं मिला और उन्होंने कहा कि साहब हम तो चल पड़े, हम तो और हमने अब जो है गुड्डे घुमा दिए। हाँ, तो ये जो है, ये डर जो है भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार नीतीश बाबू के साथ पलटी मारने की बात ही बनी है बिहार में, और बिहार जो है अगले साल जो है चुनाव की ओर बढ़ रहा है। तो अब ये संकट जो है बना रहेगा हमेशा कि भाई अगर हमने कुछ दिखाया नहीं तो आपको दिखाना पड़ेगा। उसकी तैयारी बीजेपी कर रही है, लेकिन जो लेकिन विजय जी, विशेष राज्य का दर्जा, उसको लेके या विधानसभा में जो हंगामा हुआ बिहार में, उसको किस नजरिए से आप देखेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं मिलता जुलता बिहार नहीं, जो विशेष राज्य के दर्जे की बात है, वो बिहार बहुत लंबे समय से मांगता रहा है, कोई आज से नहीं मांग रहा है। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा बिहार को केंद्र की सरकारें जो भी रही हैं अभी तक, किसी ने ये नहीं किया कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, और विकसित राज्यों के रास्ते में उसे बढ़ने के लिए अलग से कोई रास्ते दे, कोई इस प्रकार की व्यवस्थाएं करे, जिससे कि एक गरीब राज्य कह सकते हैं आप कि जो है जिसकी पर कैपिटा इनकम डाउन है, वहां के लोगों को अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है काम करने के लिए। तो अगर बिहारी मजदूर जो है वो आपको पंजाब में नजर आता है, तो कारण ये है कि वहां काम नहीं उसके पास में, और काम की स्थिति ये है कि आपने अगर अभी पिछले महीने जो सिनेरियो दिखा है, मैंने इस चीज का जिक्र अभी कल भी किसी चैनल पे किया था, भाई आप एक ऐसे स्टेट में दाव लगा रहे हैं टैक्स पेयर के पैसे का, जहां की पुल सामने गिरते हैं और बहते हैं। जब ये देखिए, ये पैसा जो है किसी और का नहीं है, ये आपका और हमारा पैसा है, ठीक है, ये कहीं और से नहीं आता है, और आप और एलोकेट कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी लीजिए कि ये पैसा सही तरीके से इस्तेमाल होगा। क्योंकि टैक्स पेयर को इस बात का पूछने का, देखिए हमारे देश में इतना एग्रेसिव नहीं है चीजें, लेकिन अन्य देशों में ये स्थिति है कि टैक्स पेयर या एक आम सिटीजन जाके डेवलपमेंट के रिपोर्ट मांगता है और ये कहता है कि भाई हमारे टैक्स के पैसे का आपने यूटिलाइजेशन यहाँ किया है, तो इसका रिटर्न क्या है। तो ये सवाल जो है ये खड़ा करने का मादा जो है, अभी राजनीतिक दलों ने ऐसा गोल वो घुमा रखा है हमारे यहाँ के सिटीजन्स को कि वो ये रिपोर्ट मांगने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं। हाँ, विरोधी पार्टियों को खड़ा करते हैं, वही जाकर के इस बात के हिसाब करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं। लेकिन जो हमारा पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, उसके यूटिलाइजेशन के लिए पूरी तरह से हम अपने पैसे के लिए पूछे सरकार से कि भाई आपने इस जगह पर अगर इस्तेमाल किया तो क्यों किया और कैसे किया और इसका उपयोगिता क्या है। तो ये सवाल करने का हक है। अमरदीप जी, हक है, विजय जी भी पूछ रहे हैं, हक है। आखिरकार बिहार और आंध्र में ही क्यों, खासतौर से बिहार में इतनी योजनाएं लेकर आए, उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, महाराष्ट्र छोड़ दिया, सर यहाँ पे क्यों नहीं? वो हमारा पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वो वहाँ क्यों? वहां तो पुल वैसे भी गिरते रहते हैं, भ्रष्टाचार तो पूछिए मत, क्या सेंध लगा रहा दीमक की तरह। अनुराग जी, सुन ली, अरे शर्मा जी सुन लीजिए, अनुराग जी ये विपक्ष का कैसा दोहरा चरित्र है। उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश यादव कहते हैं कि जो है बिहार में बहुत सारे बजट दे दिया गया, आंध्रा को दे दिया गया, और बिहार के अंदर
कांग्रेस और राहुल जो है अखिलेश के इन्हीं के सहयोगी लालू यादव है, वो लोग कह रहे हैं बिहार को कुछ नहीं मिला है। तो बिहार को मिला है या नहीं मिला है, विपक्ष पहले सुनिश्चित कर ले आपस में बात करके। भाई 58,000 करोड़ अगर मैं क्लियर करना चाहता हूँ। नहीं नहीं तो ये लोग कह रहे हैं कि बिहार को सब कुछ दे दिया, उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। वहाँ कह रहे हैं, वहाँ लालू यादव कह रहे हैं बिहार को कुछ नहीं मिला। भाई आप लोग झूठ बोलना बंद करिए, दोहरा चरित्र क्यों अपना रहे हैं? लीस्ट इंटरेस्टेड रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट ये है कि उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं दिया। हमारी आपत्ति नहीं है कि अरे शर्मा जी उन्हें ज्यादा दिया। अमरदीप जी ऐसे तो एमके स्टालिन भी चिल्ला रहे हैं, तमिलनाडु जो है परेशान चल रहा है इतने वर्षों से, इतने समय से, आर्थिक रूप से परेशान राज्य है, उसके लिए क्या किया केंद्र सरकार ने? वहां तो एमके स्टालिन भी कह रहे हैं इस बात को लेके, इसीलिए नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। देखिए अनुराग जी, इस बात को हम लोगों को समझना होगा कि निश्चित तौर पे अगर आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार एक पिछड़ा राज्य है, पिछड़ा राज्य है, जो कि शर्मा जी के सहयोगी लालू यादव जी ने जो बिहार को जंगल राज्य बनाने का कार्य किया था, तो आज भूल जाते हो। बिहार को अगर अलग से बजट मिल रहा है, बिहार का अगर विकास होने जा रहा है, तो भाई तकलीफ किस बात की हो रही है? इनके पेट में दर्द आखिर क्यों हो रहा है? क्या ये नहीं, क्या बिहार के लोगों से इनको जितना तकलीफ है जी? अमरदीप, तकलीफ इस बात की नहीं है कि बिहार को आप दे रहे हैं, तकलीफ इस बात से है कि बाकी राज्यों को क्यों नहीं दे रहे हैं। नहीं देखिए, निश्चित रूप से नहीं सुनिए, निश्चित रूप से सबको मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी राज्य को नहीं मिला है। भाई आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को नहीं मिला, 2.43 लाख 2.43 लाख करोड़, लाख करोड़ जो है उत्तर प्रदेश को मिला। आप तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का नाम तक नहीं लिया। और बिहार को अगर भारत क्या मिला, बिहार में, अरे सुन लीजिए, बिहार को अगर मिला, भाई आप लोगों को बिहार के लोगों से इतनी नफरत कैसे? अच्छा फिर पार्टी जी एक बात बता दोगे, सीने में हाथ रख के नीतीश जी ने बता दो कि अमरदीप जी, बिहार के लोगों से नफरत नहीं है। अमरदीप जी, बिहार के लोगों से किसी को नफरत नहीं है। देखिए, राज जी ने पहले ही कहा था, ये जनता है, प्रजा नहीं है। जनता को, किसी जनता, आम जनमानस को, मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है, विजय जी को किसी से कोई परेशानी नहीं, आम जनमानस को, आम जनमानस की तरक्की से परेशानी नहीं है। ये मंशा दिखाती है कि आखिर अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी जो गठबंधन है, जो साठगांठ है, उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये कवायद की जा रही, सवालिया निशान उस पर उठ रहा है, जनता की बात ही नहीं हो रही। अनुराग जी, विपक्ष एक नया रूप जो है देने का कार्य कर, नया कथा जो है लिखने का प्रयास कर रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि बिहार को अगर 58,000 करोड़ दिया गया है तो बिहार के विकास के लिए दिया गया है, बिहार के विकास के लिए गया। आंध्रा को जो है, आंध्रा के लोगों को सम्मान नहीं मिला था, इसलिए उनको दिया। अरे भाई बता तो रहे हैं राज जी, 2,43,000 करोड़, 2,43,000 करोड़ है। अगर बिहार में, राज जी, अगर बिहार में नालंदा को डेवलप किया जा रहा है, अच्छा है, हमारी पुरानी हिस्ट्री भी रही है नालंदा की, उस तरीके से और यूनिवर्सिटी डेवलप की जा रही है, पुलों का निर्माण, हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। बिहार को, क्योंकि सब लोग कहते हैं ना पिछड़ा हुआ राज्य है, अगर उसको अग्रणी राज्य बनाने की कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है, तो तकलीफ क्यों? उत्तर प्रदेश तो वैसे भी योगी जी के राज में तो फल फूल रहा है ना। क्या अनुराग भाई, क्या किसी भी विपक्ष के नेता ने यह कहा कि बिहार को नहीं देना चाहिए था? ये तो किसी ने नहीं कहा। हमारी एक वो है कि हम ये कह रहे हैं आपने बिहार को दिया तो यूपी को उस हिसाब से क्यों नहीं दिया? अरे थोड़ा समझा करो। आप लोग, यही है कि बीजेपी में पढ़े लिखे नेता कम है और इसलिए लोग कहते हैं कि नेता को जरूरी है पढ़ा लिखा होना। अरे तो पिछले अरे राज जी, अंतरिम बजट से 7,482 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए इस बार उत्तर प्रदेश को। सर कौन से दिए गए हैं? अनुराग जी, शर्मा जी, कांग्रेस उसमें वो शामिल है, उसमें वो शामिल है। शर्मा जी बजट पढ़ लीजिए, शर्मा जी बजट पढ़ के आइए, बिल्कुल शर्मा जी बजट पढ़ लीजिए। मैंने केवल ये मेंशन किया राज जी कि इसमें केंद्रीय करों में जो राज्यों की हिस्सेदारी है और ब्याज मुक्त जो लोन है वो शामिल है। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ वही है। तो अच्छा मैं बता, नहीं बिल्कुल मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं,
झूठ को कभी नहीं कहूंगा। जी। मैं कोई त्रिपाठी की तरह, अरे- कोई त्रिपाठी जी की कि झूठ पे झूठ, झूठ अरे पे झूठ। शर्मा जी, अच्छा त्रिपाठी जी, झूठ एक बात नहीं बता दो है, भैया, तो- भैया भैया ओ भैया भैया, किसानों के 4 फायदे बता दो, 4 फाइनेंस दिखा दो यार, 4 4 सीधा। अरे इधर शर्मा से उधर। जी, 2,83,000 करोड़ जो उत्तर प्रदेश को मिला है, ये आंकड़ा आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ये अखिलेश यादव को, राहुल गांधी जी को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे भाई लो, साहब, फिर कम कह से रहा हूं, कम ये डिबेट में आंकड़ा है, नहीं ये है, बोलिए। ये उत्तर केकड़ा प्रदेश है। की जनता को अरे बताइए, यहाँ से उत्तर प्रदेश की केकड़ा जनता है। को बताइए। अच्छा अमरदीप जी, अरे त्रिपाठी भाई, जी, अमरदीप जी, गुमराह मत करिए, अमरदीप जी, जी, अमर जी। नहीं नहीं अमरदीप जी, किसान नेता राकेश टिकैत जो हैं, इस बजट के आने के बाद किसानों के लिए जो आप बात कह रहे हैं उस पर उन्होंने टिप्पणी की। तो उन्होंने कहा कि किसानों की पैदावार बढ़ाने से आखिरकार मिलेगा क्या? जब हमारे पास फसल के बिकने की व्यवस्था ही नहीं होगी तो पैदावार बढ़ा के और इतने पैसे लगा के हमको क्या मिलने वाला है? कह रहे हैं कि औने पौने दाम में किसान बेच देगा, उससे उसका क्या पेट भरेगा, क्या फ़ायदा होने वाला, क्या उसके विकास में कार्य होगा, खासतौर से किसानों को लेके। और बजट में किसानों के लिए जो बहुत से वादे किए गए हैं उनमें कोई भी वादा ऐसा नहीं है जो सीधा डायरेक्ट किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाता हो। जनता के, किसानों की जो उम्मीद थी वो ये थी कि डायरेक्ट कोई ऐसी योजना आएगी जो सीधे किसानों को लाभ देगी। वही जनता सोच रही थी कि सीधे सीधे जनता को कोई लाभ देने वाली योजना, जैसे आपकी योजना चल रही है 5 साल आप फ्री राशन और देंगे, उस तरीके से और भी चीज़ें, तो ऐसी कोई योजना आप लेकर आएंगे इस बजट के थ्रू किस डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा हो। किसान भी वही चाह रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से कोई फ़ायदा हो। यहाँ तो अप्रत्यक्ष रूप से चल रहा है, आप पैदावार बढ़ाइए, फसल बढ़ाइए, उसको उगाइए, उसके बाद फिर देखा जाएगा बिकती है कि नहीं बिकती, औने पौने दाम में खरीद लिया जाएगा। देखिए अनुराग जी, जिस प्रकार से टिकैत जी ने कहा है, ये देश के सामने सफेद झूठ है। वह अकेले किसान नेता नहीं है और ना किसान है, देश तो में काला झूठ बोल बहुत रहे हो। सारे लोग किसान हैं। सफेद पहली झूठ बात थोड़ी, सुन आप तो लीजिए, काला झूठ औने बोल रहे हो। पौने दाम पर अगर किसानों की जो है खेतों में फसल ज्यादा होती है तो औने पौने दाम पर नहीं बिकता है। ये बहुत बड़ा सफेद झूठ है। प्रदेश और देश के लोगों को गुमराह करने का कार्य इस प्रकार से कैसी बातें कांग्रेस कर और रहे हो समाजवादी त्रिपाठी जी? पार्टी के ये तो नेताओं के इकोनॉमिक्स इशारे का पर काम फॉर्मूला कर है। रहे हैं। काम देखिए सप्लाई देखिए ज्यादा, शर्मा जी डिमांड सुन कम हो। शर्मा जी सुन लीजिए, कभी भी उत्तर प्रदेश और देश के अंदर औने पौने दामों पर जो है किसानों की फसल नहीं बेची जा रही है। यह बहुत बड़ा सफेद झूठ है। हम लोग भी धरातल पर उतर के देखते हैं किसानों की जो फसल होती है किस प्रकार से सरकार के योजनाओं के अंतर्गत अच्छे दामों पर बिक रही है। या उत्तर प्रदेश का किसान देख रहा है, देश का किसान देख रहा है। देश का जो वास्तविक रूप से किसान है वह भारतीय जनता पार्टी के वास्तविक सरकार रूप से पूर्ण किसान तरीके मतलब से ये संतुष्ट है। इसको थोड़ा सा डिक्लेयर, इसको थोड़ा क्लेरिफाई कीजिए मुझे। वास्तविक रूप से किसान जो आपने बोला है, वास्तविक रूप से क्या क्या मतलब कोई ऐसे भी हैं जो जबरदस्ती किसान बने हुए हैं, जो सच में वास्तविक किसान नहीं है, जो केवल जो छद्म रूप से केवल रूप लेके बैठे किसानों का, ऐसे कौन से लोग हैं? जरा सर इसको क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल क्लियर कर दे रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर घूम रहे थे, बड़े बड़े जीसीबी आ रहे थे, तो ये किसानों के पास में तो हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है। किसान तो हमारा मध्यवर्गीय है। सर उत्तर प्रदेश में आप तो कह रहे हैं पूरे देश में किसान है, क्या पंजाब का किसान गरीबी रहेगा? सर पंजाब का किसान गरीबी रहेगा क्या? पंजाब में लोगों के पास क्या गाड़ियां नहीं है? पंजाब में क्या केवल सिंगरों के पास ही गाड़ियां होंगी? अनुराग जी, जिस प्रकार से जो है किसानों के पीछे एक राजनीतिक देने का कार्य कांग्रेस कर रही थी। नहीं ये जो है, देखिए अमरदीप जी, ये कहा जा सकता है किसानों, जैसे आप लोग कहते हैं किसानों के पीछे कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें पैसा दे रहे हैं, उनको एक तरह से फाइनेंस कर रहे हैं इस तरह के आंदोलन के लिए। वो पैसा कहीं ना कहीं आप लोग जो कहते आए कि वो पैसा लगाया जा रहा है, किसानों को भड़काया जा रहा है। लेकिन ये कहना कि किसानों के पास क्षमता नहीं है, किसानों के पास गाड़ी घोड़ा और ट्रैक्टर खरीदने की क्षमता नहीं है, मुझे नहीं लगता आज के आधुनिक भारत में ये बात कहीं किसी को हजम होगी। क्योंकि किसानों को तो मैंने भी देखा है, किसानों ने कच्चे मकान हटा के इस समय कोठियां कई किसानों ने खड़ी कर ली हैं, जिनके पास अच्छी खासी फसल है। हाँ, एक गरीब तबका है, गरीब तबके का एक किसान है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुद्दा वो है जो आपने कहा ना शब्द वास्तविक किसान, जो अभी इस समय शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, क्या वो वास्तविक किसान नहीं? मुझे इतना बता दीजिए सर।
देखिए अनुराग जी, इस देश में एक किसान है और एक कांग्रेस का बनावटी किसान है जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अरे खिलाफ भैया, हर रोज तौबा षड्यंत्र तौबा, करने का कार्य झूठ कर रहा तो है। सही से बोल भारतीय लिया जनता करो। पार्टी की सरकार को झूठ तो बदनाम सही से करने का बोला कार्य कर रहा करो। है। ये तौबा तो तौबा आज तौबा, आज बात की इन्होंने बहु झूठ, देखिए ठीक। झूठ तो कांग्रेस के अरे लोग बोलते बहुत हैं। झूठे अच्छा, ठीक लोग। ठीक झूठ ठीक, का आपके चलिए। पुलिंदा चेहरे से लग नहीं नहीं जाता है नहीं, बात। मान लिया विजय जी। एक आज बहुत अच्छी खबर आई है अग्निवीरों को लेके। जब बजट की बातचीत चल रही है, अग्निवीर की बात कर रहे हैं बजट में, और उनके बारे में जिक्र हुआ कि अग्निवीरों के लिए कुछ सोचा जाएगा कि नहीं। जो अग्निवीर हैं, जो पूर्व अग्निवीर हैं, जिन्होंने 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं, आज घोषणा हुई है बीएसएफ की तरफ से भी कि सीआईएसएफ, बीएसएफ जैसी जगहों में भर्ती में उन्हें 10% की आरक्षण की छूट मिलेगी और आयु में भी छूट मिलेगी। यानी कि बने बनाए जो अग्निवीर है, जिनको लेके टिप्पणी हमेशा विपक्ष करता रहा है, कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर है। जो पूर्व हमारे 4 साल कंप्लीट करने के बाद जो अग्निवीर भाई हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि डायरेक्ट उनको अब फोर्स ले सकता है, उसमें दिया गया। कितना बड़ा कदम देखेंगे इसको अगर बात की जाए रोजगार, बेरोजगारी और ये इंटर्नशिप स्कीम के बीच में? देखिए, असल में जो एक बड़ा सवाल ये काफी लंबे समय से बना हुआ है कि अग्निवीर योजना जो है, जिस प्रकार से कि पहले से हमारे यहाँ सेनाओं में भर्ती होती रही है, उससे बिल्कुल इतर है। असल में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो पश्चिमी देश है, उसमें देश में जितने भी नागरिक होते हैं उनको सैनिक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया जाता है। छोटे देशों में, खासतौर पे पश्चिम देशों में है ये तो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 140 करोड़ की आबादी में हम ऐसे लोगों को छांटते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं, किस खास जगह पे लगा दिए जाते हैं, और उनको एक्सपर्टाइज, जैसे मान लीजिए टैंक ऑपरेट करने वाली यूनिट है, उसमें एक्सपर्ट्स जो बना दिए जाते हैं, वो थोड़े लंबे समय तक के लिए वो टैंक की फील्ड को ऑपरेट करेंगे। पर ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कह रहा हूँ। तो ये जो है शॉर्ट टर्म वाले जो है, असल में शॉर्ट टर्म में स्थिति ये है कि भाई आपने अगर 100% जो लिए, उसमें से अगर 10% बीएसएफ में चला, बीएसएफ ऑलरेडी रिक्रूटमेंट अपना करता है, बीएसएफ सेमी मिलिट्री फील्ड आप कह सकते हैं उसको, फिर सीआईएसएफ भी है, वो स्थिति, हाँ सीआईएसएफ भी है। तो इनकी जो ड्यूटीज है और इसमें जितना भी जो भर्ती है, जैसे आपने पहले अपने खुद ही जिक्र किया कि भाई अभी इतनी नौकरियां खाली है लेकिन सरकार भर्ती नहीं करती। जब नीतिगत तौर पे भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार करती है कि भाई हम ओवरहेड नहीं बढ़ाएंगे और हम सरकार पे जो हमारा बर्डन है उसको कैरी करने के लिए तैयार नहीं है, तो कितनी भर्तियां होंगी और कितने लोग एकोमोडेट होंगे, ये देखने वाली बात होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। ठीक। दूसरी बात यह है कि जो सेना का रोल है ना, सेना का रोल हमारे यहाँ हमारे बॉर्डर्स पे बहुत अधिक है और हमें सैनिकों की बहुत आवश्यकता पड़ती है जो कि रेगुलर तरीके से सीजन हो। ठीक है सर। और सीजन सैनिकों के लिए जरूरी है कि हम लंबी भर्ती करें। ठीक है सर, समय बहुत कम है, जल्दी से क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लूंगा, एक जल्दी से जल्दी 10 सेकंड के अंदर। राज जी क्या कहना चाहेंगे? बजट फायदेमंद है, किफायती है दूसरे राज्यों के अपेक्षा? अगर 2 राज्यों की बात करें, 2 राज्य तो सेट हो गए, इसीलिए आप लोग अपसेट है। नहीं, जैसी झूठी पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी है, वैसी इनका बजट भी झूठा है और ये झूठ के पुलिंदा है, और इनका बजट देश को कभी भी विश्व गुरु नहीं बना सकता अगर ऐसा सोच रहे। अमरदीप जी क्लोजिंग स्टेटमेंट। जी, यह बजट जो है देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का कार्य करेगा। यह पहली भूमिका इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अदा की है। इसमें नौजवान, किसान, युवा, शिक्षक, महिलाओं सबका उत्थान होगा निश्चित तौर से। ठीक है विजय जी, जल्दी से आपका स्टेटमेंट। देखिए, हाँ ठीक है, आपकी बात ऐसा है कि जो बजट है वही जो है आगे बीजेपी के लिए रास्ता खोलेगा और बंद करेगा। इस प्रकार का बजट जो है, देखिए आम लोगों के लिए बजट जब तक लोगों को राहत नहीं देगा तब तक ये दिक्कत बनी रहेगी और रास्ते बंद कर देगा अगर ये आम जनता आपसे बजट से खुश नहीं होती है तो। इस बात कुल मिला के देखिए सर, ये है कि बजट से आम जनता की बात अगर करें तो आम जनता थोड़ी खुश है, थोड़ी नाखुश है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोर वोटर है बीजेपी का, कहीं ना कहीं वो नाराज चल रहा है, जो हमारे सूत्र भी कह रहे हैं और जो जिस तरह की चीजें मैंने आपके सामने रखी। अब ये हो सकता है कि बजट फायदेमंद हो सकता है बीजेपी को नुकसान भी दे जाए। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। अगले अंक में फिर जल्दी होगी आपसे मुलाकात। आज के अंक में हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह का बजट जो है, क्योंकि बिहार और आंध्र को लेकर विपक्ष जो है लगातार तकरार कर रहा है और कह रहा है कि ये प्लानिंग की गई है, केवल बाकी राज्यों को छोड़ दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी का कहना है कि ये 2047 के विकसित भारत की एक नींव रखी गई। फिलहाल अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें। आज की चर्चा में इतना ही, अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए ABC न्यूज़। नमस्कार।